न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ वेरी सिंपल बेस्ड ऑन द सिंपल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपके सामने ये दो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। हम कहते हैं कि ये आपके पास मैस m1 है, इसका जो पहला ऑब्जेक्ट है जो बड़ा आपको नज़र आ रहा है इट्स मैस इज़ m1, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका मैस है m2। डिफरेंट मैसेज हैं दोनों के, और इनके ये सेंटर्स हैं, ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है और ये इसका ऑब्जेक्ट का सेंटर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशन की जो फोर्स है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि ऑब्जेक्ट्स हमेशा सेंटर टू सेंटर एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये सेंटर से इस सेंटर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये बिटवीन द सेंटर्स होती है। तो ये एक फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर और वो एक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। तो जो फोर्स यहाँ से लग रही है दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स है जो ये लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है जी, दिस इज द फोर्स जो ये लगा रहा है, और जो ये फोर्स लगा रहा है दिस इज द फोर्स, ठीक है। ये फोर्स जो लग रही है ये इसकी वजह से लग रही है। आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी जो m1 फोर्स लगा रहा है वो ये है और जो m2 फोर्स लगा रहा है वो ये है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी अगर इसकी डायरेक्शन जो है आपके पास, हम इसको अगर पॉजिटिव एफ कहेंगे तो वो नेगेटिव एफ होगा। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फासला कितना होगा, डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का दरमियानी फासला होगा। यहाँ से नहीं लेंगे आप कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये बीच के डिस्टेंस नहीं है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2 इनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस d है, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक का फासला हमने इसको d से शो करा दिया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यूटन ने हमें बताई कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। यानी कि पहली बात क्या होगी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज ऑफ द बॉडीज। तो यहाँ पे मैसेज m1 m2 हैं, तो फोर्स हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हासिल इज ज़रब m1 मल्टीप्लाई बाई m2। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जितनी मैसेज बड़ी होंगी उतना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा, जितने ऑब्जेक्ट छोटे होंगे उतनी फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो निग्लिजिबल होगी, उसको नज़रअंदाज आप आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो उसने हमें बताई वो थी कि जितने ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर होंगे उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है जी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है बीच में, तो इसके स्क्वायर की लिहाज से वो इसके माकूस तनासब में आता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में आता है। तो जितना आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स दूर होते जाएंगे उतनी ही तेज़ी के साथ उसके स्क्वायर के लिहाज से इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कमी आती जाएगी। यानी अगर आपने डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर आपने डिस्टेंस 3 टाइम्स किया बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी 9 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का इफेक्ट आ रहा है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दूसरी बात समझ में आ गई कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी, ग्रेविटेशन, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो देखें जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन था तो हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन न्यूमरेटर में लिखा m1 m2, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, इन्वर्स में इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो भी हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन दी मीडियम बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कौन सा मीडियम है उस पर कोई ताल्लुक नहीं। बीच में हवा है, बीच में रेत है, बीच में पानी आ गया, बीच में कोई और सैंड है, कुछ भी है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। बीच में जो भी मीडियम है, हवा आती है, पानी आता है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी में ना तो कमी होती है ना ही ज़्यादती होती है।
तो ये जो 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, इसमें ये 2 जो पॉइंट्स हैं अब हम इनको कंबाइन करेंगे। पहली बात क्या थी, F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे ताकि एक मैथमेटिकल फार्मूला जो है हम बढ़ सकें। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो नाउ वी कंबाइन दीज टू। F इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए प्रोपोर्शनल में M1 M2 इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमने लिखा न्यूमरेटर में, और डी स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में यानी कि बटा में। सो F इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और डी स्क्वायर। अब आप जानते हैं जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आप इक्वल का साइन लाना चाहते हैं तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। सो वी ब्रिंग दैट कांस्टेंट F इक्वल्स टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस G? G इज़ द कांस्टेंट और इसको कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। G की वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है ये 10⁻11 में आ रही है। तो -11 में अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से हटा के लिखें नॉर्मल फॉर्म में तो आपको पता चलेगा जो आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनती है। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 6 7, तो आगे यूनिट वही आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लेकिन आप इसको ज़रा देखें कि इतनी छोटी वैल्यू है G की विच इज़ नियरली इक्वल टू 0। अगर आप इसको नियरली इक्वल टू 0 भी लिखें तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि देखें पॉइंट के बाद कोई 10 जीरो तो आ रहे हैं इसके साथ। यही वजह होती है कि इस G की वजह से, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस G, हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इतनी स्मॉलर और इतनी इननिग्लिजिबल होती है कि हमें इसका इफेक्ट महसूस ही नहीं होता। अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है तो वाई डोंट वी फील इट। तो उसका रीज़न आपने ये बतानी है कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इट इज़ टू स्मॉल दैट इट्स इफेक्ट बिकम्स नियरली इक्वल टू 0, निग्लिजिबल। तो यही वजह होती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो छोटी इकसाम है, ठीक है, उसके अंदर आमतौर पर हमें फील ही नहीं होता। जो बहुत बिगर बॉडीज़ हैं जैसे आपके पास ज़मीन है, जैसे चांद है, तो इनकी ग्रेविटेशन को फील किया जा सकता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो बिकॉज ऑफ द लेसर मैस उनकी जो ग्रेविटेशन की फोर्स हमें महसूस ही नहीं होती। तो ये हमने देखा यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है F इक्वल्स टू G M1 M2 ओवर डी स्क्वायर।